कमर गर्दन सीधी करके आंखें हम्म। बंद, मन शांत, ज्ञान मुद्रा लगा ले। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परो ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने दोनों हाथों को वेरी रब गुड। करें, आंखों पर लगाए और धीरे धीरे आंखें खोले। एक आपका सेकंड दिन रुकिएगा। हाँ, आप कंटिन्यू रखो अभिजीत। ओके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अभिजीत। आपका एक्चुअल नाम क्या है? ब्यूटी दास मैम। ब्यूटी दास। हाँ, बहुत अच्छे। ठीक है, तो आप लोग को पर डे किसी ना किसी को प्रेयर करानी है। अब मैं आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, आपके यूनिट का जो फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, उसमें प्रोसेस है और उन्हीं प्रोसेस में से एक एक टॉपिक जो बताया गया है। अब आज आप लोगों का मैं जितना कवर करा दूंगी वहां तक आपको क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा आपके क्वेश्चन में, आपके पेपर में, ठीक है, ट्यूसडे को। तो वहां तक आपको पढ़ के आना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपको वन वर्ड क्वेश्चन दूंगी। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आंसरिंग कर लेती हूँ, थोड़ा यादें ताजा हो जाएं रिसर्च की, फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो रेडी हैं आप लोग? हेलो, यस यस मैम। यू ऑल आर रेडी नाउ? ओके, ठीक है। तो बताइए, हमने नेक्स्ट पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? आई थिंक प्रोसेस ऑफ रिसर्च। प्रोसेस ऑफ रिसर्च पढ़ा था, ठीक है। अब मुझे बताइएगा, मैं नाम लूंगी और बाकी सभी जो है वो टाइप करेंगे, ठीक है। तो प्रिया, आप बोलिए, बाकी सभी टाइप करिए, जो जल्दी टाइप करेगा वो इसके बाद बताएंगे। फर्स्ट स्टेप कौन यस से मैम। था? फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। वेरी गुड, ठीक है। प्लानिंग स्टेज, प्लानिंग स्टेज कहाँ से आ गई खुशबू? मैं रिसर्च प्रोसेस की बात कर रही हूँ, ठीक है, एक्शन रिसर्च की नहीं, प्लानिंग स्टेज नहीं होगा वो। ओके, ठीक है, वेरी गुड। रिसर्च फॉर्मुलेशन। अब मुझे बताइए, रिसर्च फॉर्मुलेशन के लिए मैंने ट्रिक बताई थी, जल्दी से टाइप करिए, क्या थी वो ट्रिक? एवरीवन, याद है? हाँ, वेरी गुड। प्रेरणा, प्रेरणा डिस्क्राइब करिए। पहले लिटरेचर होगा, फिर उसके बाद हो जाएगी उद्देश्य बनाएंगे हम। फिर मतलब कि हम्म। पहले हम लिटरेचर करेंगे कि हम किसने कहाँ कहाँ ये मतलब कहाँ कहाँ कैसे कैसे किया है, वो पहले हम देखेंगे लिटरेचर पे। देन फिर उद्देश्य हम हाँ। बनाएंगे कि आपने ये हम्म। बताया था कि स्मृति पे हम कर रहे हैं कुछ नहीं, काम कर आपको रहे हैं। डिस्क्राइब नहीं करना है, आपको बस नाम बताना है, मतलब LOVH का फुल फॉर्म बताओ। उद्देश्य लिटरेचर, फिर उद्देश्य करनी है, फिर उसके बाद हमारा चर हो जाएगा। चर में दो चर होते हैं, स्वतंत्र हम्म। एंड आश्रित चर। नहीं, फिर उसके बाद अब हम बस नाम बताओ। हाँ, फिर फिर? उसके बाद हमारा हाइपोथेसिस हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट बताएंगे, सभी लोग टाइप करिए, जो सबसे जल्दी टाइप करेंगे वही होगा। नेक्स्ट सेकंड स्टेज कौन सी है? सेकंड स्टेज, सेकंड प्रोसेस, प्रोसेस नंबर सेकंड, सेकंड स्टेप ऑफ रिसर्च। सेकंड स्टेप ऑफ रिसर्च, अनुसंधान अभिकल्प। वेरी गुड अंकिता, बताइए अनुसंधान अभिकल्प। यस मैम, इसके पॉइंट्स बताने हैं। हाँ, बताइए, इसमें क्या था? या- इसमें तैयार करना था इसको, रिसर्च को। उसके बाद इसमें इसकी समस्या की संरचना करना था। फिर अध्ययन हाँ, का विकल्प था। उसमें दो आ जाते हैं, प्रयोगात्मक और गैर प्रयोगात्मक। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, ठीक है। थर्ड बताइए, थर्ड स्टेप कौन सी है? टाइप करिए सभी, सबसे पहले जो टाइप करेंगे वो बताएंगे स्टेप नंबर थर्ड।
डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्टिंग इंस्ट्रक्शन, वेरी गुड। चलिए ब्यूटी अपना माइक ओपन करिए और बताइए। मैम इसमें जो है ये प्रदत्त जो डाटा है ना उसको ब्यूटी अपना, एकत्र करना है, कलेक्शन करना है। हाँ वेरी गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ स्टेज, फोर्थ स्टेज का नाम बताइए सभी लोग। स्टेप नंबर 4, प्रस्ताव। प्रस्ताव कहाँ से आ गया? सिलेक्टिंग, वेरी गुड। खुशबू माइक अनम्यूट करिए, बताइए। यस वेरी गुड मैम। खुशबू, अंकिता, नीलू जी, हाँ बताओ। फोर्थ स्टेप होता है हमारा सेलेक्टिंग दी सैंपल, मतलब न्यायदर्श चयन करना। इसमें हमें उसके प्रकार देखने होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी देखनी होती है। प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी आता है इसके अंदर। ये इसके टाइप है, ठीक है। यस मैम। ओके ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप बताइए, टाइप करिए जल्दी। फिफ्थ स्टेप, स्टेप नंबर 5, राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल। वेरी गुड अंकिता, डिस्क्राइब इट। कल्याणी, नहीं कल्याणी बताइए। यस कल्याणी, मैम। अभी रुक जाइए अंकिता, कल्याणी आप बताइए। जी मैम, मैं लिखी हूँ प्रस्ताव लिखन, जो आवश्यकता है, लाभ, तात्पर्य, प्रकार और निधिकरण आवश्यकता इत्यादि। मैं यही तो हाँ लिखी। ठीक है, देख के बताए बिना देखे बताए? मैं थोड़ा सा देख के बताई, थोड़ा सा बिना देख के, क्योंकि लास्ट वाला मैं की लिखी हूँ वो चलिए समझ में नहीं आ रहा था, तो ठीक है, इसलिए। वेरी गुड। अंकिता आप इसको बताओ एक बार। यस मैम, आवश्यकता, लाभ, न्यायाधीश प्रकार और निधिकरण आवश्यकता है। वेरी गुड। ओके स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6, वेरी गुड। टाइप करिए कलेक्टिंग डेटा, वेरी गुड। ओके ठीक है, प्रिया माइक अनम्यूट करिए और मुझे बताइए डेटा कलेक्ट करने के लिए कौन कौन सी चीज उपयोग करते हैं हम। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यूज, क्वेश्चन आस्क और शेड्यूल्स। हाँ शेड्यूल्स कर सकते हैं, क्वेश्चनर, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड। ओके नेक्स्ट स्टेप नंबर 7, कौन बताएंगे स्टेप नंबर 7? वेरी गुड नीरू दी, आप बताइए स्टेप नंबर 7। हाँ जी, स्टेप नंबर जी 7 है प्रदत्त प्रसंस्करण और विश्लेषण। इसके अंतर्गत 6 चीजें आती हैं। वो है संपादन और कूटन आएगा, फिर उसके बाद प्रदत्त वर्गीकरण आएगा, फिर सारणीकरण आएगा, चौथा में विश्लेषण आएगा उसका करना, पांचवे में उपकल्पना परीक्षण आएगा, ठीक है, और छठवा में आएगा जो लास्ट है समानीकरण, वेरी गुड। जनरलाइजेशन। ओके जी ओके स्टेप नंबर 8 बताइए, चलिए सब लोग टाइप करें स्टेप नंबर 8। राइटिंग इज वेरी गुड अंकिता, चलिए बताइए अंकिता। यस मैम, ये राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट है। इसमें आएगा पहले रिसर्च रिपोर्ट का प्रारूप आएगा, उसके अंदर फिर 3 पॉइंट है। शीर्षक पृष्ठ आएगा, इसकी विषय सूची आएगी और फिर इसकी क्रियाविधि आएगी। वेरी गुड। चलिए अब जल्दी से सभी लोग 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप मैंने बताए थे आप लोगों को, उसको जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए। जो सबसे पहले टाइप करेगा वो बताएगा, ठीक है। 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आप लोगों को बताए थे टाइप रिसर्च के। जल्दी जल्दी टाइप करिए भाई, हाथ ठंडा गए होंगे ठंडी में। वहां ठंड नहीं पड़ती वैसे छत्तीसगढ़ में ज्यादा। आज आप लोगों की टाइपिंग स्पीड कम आएगी, पता चलेगा मैथ कुछ ज्यादा। इकट्ठा पूरे सारे सातों के साथ एक साथ आपको बताना है। 7 स्टेप है, सातों को एक साथ जो लिख के सबसे पहले बताएंगे वो आज के हमारे विराट कोहली होंगे। तो कौन है विराट कोहली? देखिए भाई समाधि नहीं लेना है क्रिकेट से, ठीक है, मतलब रिसर्च से, लेकिन आपको बताना है सारा। वेरी गुड अंकिता, बहुत जल्दी जो है यूज करती हैं, ठीक है, अपना टाइपिंग स्किल। एक बार मैं पढ़ लेती हूँ क्या बोल रही हैं अंकिता, ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन, कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, रिसर्च एंड कंक्लूजन, जनरलाइजेशन, ठीक है। जनरलाइजेशन की स्पेलिंग गलत है, ये जनरलाइजेशन नहीं सॉरी। होता है। इट्स ओके।
कोई बात नहीं, बहुत अच्छा था आपका। ठीक है, फिर आपके बाद बताया है किसने? खुशबू ने बताया है। ठीक है, अब मुझे अंकिता माइक ऑन, अपना कैमरा ऑन करिए, बिना देख के बताइए सातों स्टेप, मतलब मुझे देख के बताइए। बिना देखे तो ऐसे पूरा नहीं बता पाऊंगी। जितने बता सकते हो उतना बिना देखे बताइए, अच्छा वीडियो ऑन ठीक। करके। यस। हम्म रिसर्च प्रॉब्लम, हम्म हाइपोथेसिस और मेरे साइड डिजाइन। देख के जितने याद हो। हाँ ठीक है, ओके। जी। रिसर्च प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिजाइन, हम्म कलेक्टिंग डेटा। वेरी गुड, हैंड रेज हो रहा है, देख रही हूँ मैं। ओके वेरी गुड, चलिए नीलू जी आप बताइए। नीलू जी ने सेकंड हाथ उठाया था, फिर प्रेरणा आप बताएंगी। ठीक है, बिना देखे, हाँ जी। सामने हाँ, देखे, जितना बता सके। रिसर्च प्रॉब्लम हाइपोथेसिस। हाँ, हाँ जी, नमस्कार। ठीक है, ठीक बताइए। है। हाँ, इसके 7 स्टेप है। सबसे पहले होगा रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च हम्म प्रॉब्लम के बाद होगा हाइपोथेसिस। हम्म हाइपोथेसिस के बाद आएगा रिसर्च डिजाइन। रिसर्च हम्म डिजाइन के बाद आएगा कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा वेरी के गुड। बाद आएगा एनालिसिस ऑफ डेटा। ठीक है, हम्म एनालिसिस ऑफ डेटा के बाद आएगा रिजल्ट एंड कंक्लूजन। और रिजल्ट एंड वेरी गुड, कंक्लूजन के बाद आएगा जनरलाइजेशन। वेरी गुड, ओके। चलिए, बहुत अच्छे। अब प्रेरणा, अब मुझे आप बताइए कि आप जो बड़े वाला है स्टेप, उसको बिना देखे बता सकती हैं क्या? बड़े वाले स्टेप्स जो नहीं हैं 8? नहीं, नहीं। पूरे नहीं चलिए बता ठीक पाऊंगी। है, ये वाला बता सकते हैं, यही वाला बता दीजिए वीडियो ऑन करके। हाँ, पहले आएगी रिसर्च प्रॉब्लम आएगी, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद आ जाएगा रिसर्च डिजाइन आ जाएगी। रिसर्च डिजाइन के बाद आएगा कलेक्टिंग ऑफ डाटा आ जाएगा। फिर उसके बाद हम्म एनालाइजिंग ऑफ डाटा आ जाएगा। फिर उसके बाद हम्म रिजल्ट एंड कंक्लूजन आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा जनरलाइजेशन। वेरी गुड, ओके वेरी गुड। चलिए अब मुझे खुशबू आप बताइए, आप बड़ा वाला स्टेप बता पाएंगी? नो मैम, वो तो नहीं हो छोटा ही पाएगा। वाला बताइए। चलिए, कैमरा ऑन करके। हाँ, बड़ा वाला जो बता सकते हैं वो लोग इसके बाद हैंड रेस करिए या मैसेज करिए। ठीक है, चलिए, ओके, और तो बाकी लोग मैम, बड़े वाले स्टेप को टाइप करो। हाँ बोलिए। यस मैम। मैम, इसमें स्टेप ऑफ रिसर्च में हमारे 7 स्टेप्स हैं। तो नंबर 1 पे हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्टिंग ऑफ रिसर्च। उसके बाद हम हम्म उसको फॉर्मुलेशन करते हैं, मतलब हाइपोथेसिस बनाते हैं। थर्ड नंबर पे वेरी गुड। हम उसका एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ब्लूप्रिंट को हम बोल सकते हैं उसको डिजाइन करना, है ना। हाँ और फिर फोर्थ पे आएगा कलेक्टिंग ऑफ डेटा, हम डेटा को अपना कलेक्ट करेंगे। एंड फिफ्थ नंबर पे आएगा एनालिसिस ऑफ डेटा, मतलब हम उसको एनालाइज करते हैं। 6 नंबर पे हमारा रिजल्ट एंड कंक्लूजन आता है। रिजल्ट और कंक्लूजन मतलब हो गया कि मतलब एक्सप्लेन करना, है ना। एंड हम्म फिर हमारा लास्ट हो जाएगा जर्नलाइजिंग। वेरी गुड। चलिए अब मुझे बताइए, रिजल्ट और कंक्लूजन में डिफरेंस क्या है? आप लोग टाइप करिए या फिर माइक अनम्यूट करके बताइए। स्नेहा मैम आप बताओ, मैम, रिजल्ट एंड कंक्लूजन में डिफरेंस क्या है? स्नेहा मैम। यस मैम। कंक्लूजन वो होता है जो संपूर्ण रिसर्च करने के बाद हम पता करते हैं, उसे जैसे उसे हम कंक्लूजन कहते हैं। बट रिजल्ट जो होता है रिसर्च के बाद जो हमें पता चलता है कि वो करेक्ट है कि नहीं है, जैसे हाँ या ना में जो जवाब होता है ना मैम, वो रिजल्ट कह सकते हैं। नहीं, हाँ खुशबू एकदम सही बताई, आपने थोड़ा गलती कर दी है। देखिए, रिजल्ट होता है न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। कंक्लूजन क्या होता है, जिसको हम थ्योरी में लिखे, एक्सप्लेन करना। ठीक है, कंक्लूजन एंड डिस्कशन आया समझ में? ओके मैम। रिजल्ट इज अ न्यूमेरिकल डेटा। रिजल्ट ओके, न्यूमेरिकल डेटा है और वेरी कंक्लूजन थ्योरी में एक्सप्लेन करते हैं। ओके मैम, वेरी थैंक गुड। चलिए ठीक है, तो आप लोगों का ये प्रोसेस है, इसको आपको याद करना है। ये छोटी वाली याद हो गई, बहुत अच्छी चीज है। बड़ी वाली याद करने की कोशिश करिए, कर सकते हैं तो ठीक है।
अदरवाइज छोटी वाली ही आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बड़ी वाली भी आप याद कर लो, ठीक है। चलिए, अब आज आप लोगों को जो है मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगी आपकी फर्स्ट यूनिट में, और जो मेन टॉपिक बचते हैं प्रोसेसेस हो गया, आपका रिसर्च प्रॉब्लम, सैम्पलिंग और हाइपोथेसिस। तो आज मैं आप लोग को जो क्वेश्चन हो आप क्लास के एंड में पूछना, मैं जल्दी जल्दी आज आपको ज्यादा पढ़ाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। आपके पास लेक्चर भी कम है, मुझे प्रोसेस जल्दी कंप्लीट करानी है, तो प्लीज आपको जो भी इंक्वायरी हो लास्ट में पूछना मुझसे, ठीक है। ओके, बट हाँ ना में जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी, ठीक है। मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है ना? यस मैम। ओके, ओके, दिख रहा है ना आप लोगों को स्क्रीन अच्छे से? जी। ओके, ठीक है। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका रिसर्च प्रॉब्लम के, मतलब सॉरी, रिसर्च के स्टेप्स, ठीक है। तो रिसर्च के स्टेप आपके कौन कौन से हैं? सबसे पहले होता है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च। क्या होता है? फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि रिसर्च प्रॉब्लम हम फॉर्मुलेट करते हैं तो उसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर 6 स्टेप दिए हुए हैं ना, 6 चीजें बताई गई हैं। क्या क्या करना पड़ता है? सबसे पहले जब हम कोई रिसर्च करने जाते हैं तो हमें उसके ब्रॉड एरिया के बारे में पता होना चाहिए कि रिसर्च में और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। मतलब कि आइडेंटिफाई अ ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट है किसमें? माइग्रेन में, ठीक है। लेकिन आपको माइग्रेन में स्टडी नहीं मिल रही है, आपको और जगह देखना है, तो आप क्या करेंगे? माइग्रेन में कहाँ कहाँ स्टडी हुई है, कितनी स्टडी हुई है, किस वे पे स्टडी हुई है, किस एरिया को लेकर हुई है। तो हम क्या करते हैं, पहले अपने एरिया के रिसर्च को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें करना किस पे, ठीक है। अब माइग्रेन के भी किस एस्पेक्ट पे हमें रिसर्च करना है, तो ये पहला हो गया, अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की पहचान करना। अब क्या हुआ, आपने माइग्रेन तो पता कर लिया, ठीक है, माइग्रेन पे करना है। अब देखिए, माइग्रेन के 4 स्टेप होते हैं, प्री होता है, अटैक होता है, ऑरा होता है। तो आपको माइग्रेन के किस पे फोकस करना है? एनाटॉमिकल पे फोकस करना है या आयुर्वेदिक एस्पेक्ट पर फोकस करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, व्यापक क्षेत्र को उप क्षेत्रों में विभाजित करेंगे। तो पहले हमने प्रॉब्लम ले लिया, अब उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे एरिया में हमने डिवाइड किया, ठीक है। अब उन एरिया में से हमें जो एरिया अच्छा लगा, मुझे आयुर्वेद का अच्छा लगा भाई, क्योंकि मुझे उपयोग होएगा किसमें? योग में। तो मैंने क्या किया, सिलेक्टिंग एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट। मैंने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखा कि जब मैं इसको आयुर्वेद के साथ करूंगी तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊंगी कि माइग्रेन जो है वो वात, पित्त और कफ के बढ़ने की वजह से होता है ना। तो त्रिदोषज होता है। किसी किसी का मानना है कि नहीं, ये जो होता है ट्राइजेमिनल नर्व की वजह से होता है। तो किसी ने अपना एनाटॉमिकल एस्पेक्ट दिया, मैंने अपना आयुर्वेदिक एस्पेक्ट दिया। अब मैं आयुर्वेद को लेकर अपना रिसर्च को आगे कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। अब मैंने कर लिया, अब मुझे बनाना है रिसर्च क्वेश्चन कि मैं बनाऊं क्या, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपना रिसर्च क्वेश्चन बनाया, इफेक्ट ऑफ, अब मैं मुझे इस पे इफेक्ट देखना है, तो मैंने क्या किया, इफेक्ट ऑफ जल नेति ऑन माइग्रेन, ठीक है, या जल नेति का अर्धवेदक पर प्रभाव। ये मेरा क्या हो गया, रिसर्च प्रॉब्लम, ये सॉरी रिसर्च क्वेश्चन। क्वेश्चन हमेशा एक चीज याद रखना, जो रिसर्च प्रॉब्लम होता है उसको हम रिसर्च क्वेश्चन कहते हैं। तो हमेशा ये क्वेश्चन मार्क, मतलब आपसे पूछा जाए, आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि रिसर्च प्रॉब्लम या अनुसंधान समस्या कैसा वाक्य है, 4 ऑप्शन देंगे आपको। एक देंगे प्रश्नवाचक वाक्य है, कथनात्मक वाक्य है, सामान्य वाक्य है, असामान्य वाक्य है। तो आप क्या लिखोगे, प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि हम यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं खुद से भी और अपनी रिसर्च से भी, कि
जल नीति का क्या प्रभाव पड़ता है माइग्रेन पर। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक प्रश्नवाचक वाक्य होती है हमारी शोध समस्या। अब हम क्या करते हैं, हमने रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढ ली। अब मैंने आप लोग को उसके बाद क्या बताया था, हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं रिव्यू लिटरेचर के बाद। लेकिन हमने क्या किया, अपने ऑब्जेक्टिव को यहीं पे बना लिया भाई कि मैं रिसर्च प्रॉब्लम मेरी ये है, तो मैं आगे क्या करूंगी। अभी देखिए आपके इस पूरे स्टेप में क्या बताया जा रहा है कि आप रिसर्च को कैसे फॉर्मुलेट करोगे, मतलब रिसर्च को फॉर्मुलेट करने के पहले भी आप क्या क्या चीजें करोगे वो बता रहा है ना। आपने अभी एकदम एग्जैक्ट नहीं किया है कि मेरी यही रिसर्च की प्रॉब्लम होगी। अभी आपने आइडेंटिफाई किया कि माइग्रेन मुझे करना है, माइग्रेन में ये, फिर आप उसके सब टॉपिक देखोगे। ठीक है, सब टॉपिक देखे फिर आपने क्या किया, सिलेक्ट किया अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट, फिर क्या किया, आइडेंटिफाई किया क्वेश्चंस को, फिर ऑब्जेक्टिव बनाया। अब आपने क्या किया, उसी ऑब्जेक्टिव का आपने असेसमेंट किया और रिव्यू किया। इतने समझ में आया आप लोगों को 6 चीजें कि हम फॉर्मुलेट करने के पहले ये करते हैं। ठीक है, यस अब मैम। ये पांचवा देखो आपने बताया, सबसे पहले ना हाँ। हम एक प्रॉब्लम को ले लिए जो कि बड़ा है, ठीक है, व्यापक रूप में है। अब उसको हमने छोटे छोटे दूसरे स्टेप में कहा कि हमने उसको छोटे छोटे नहीं, भागों में डिवाइड किया। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमको प्रॉब्लम ढूंढनी है। अब देखिए आप अभी एमएससी कर रहे हो, ठीक है, आपके पास इतने सारे टॉपिक है, आपके पास मान लीजिए माइग्रेन है, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, और भी बहुत सी चीजें, कोरोना है। ठीक है, अब आपने क्या किया, इनमें से किसी एक टॉपिक को देखा, बस देखा कि ये मुझे देखने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब आपने क्या किया, इसके एरिया को देखा, आइडेंटिफाई किया कि इस पे और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, है ना। तो आपने ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट देखा कि मैं इस पे क्या रिसर्च कर सकती हूँ। तो आपने इन सब में से, आपके पास बहुत टॉपिक है, हजारों लाखों टॉपिक है, उनमें से आपको माइग्रेन अच्छा लगा, ठीक है, आपने उसको सिलेक्ट कर लिया। अब आप उसको रिसर्च प्रॉब्लम बनाओगे कैसे, तो आपने उसके छोटे छोटे डिवाइड करके देखा उसके और क्या एरिया है, फिर आपने उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखा, फिर आपने रिसर्च क्वेश्चन को आइडेंटिफाई किया, हाँ मेरा रिसर्च क्वेश्चन ये होना चाहिए और मेरे उद्देश्य ऐसे होने चाहिए। जब आपको उद्देश्य पता चलेंगे तब आप अपने रिसर्च क्वेश्चन, यहाँ पर केवल क्वेश्चन बनाने के बारे में बताया जा रहा है, समझ में आया नीलू हाँ जी? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अच्छा, ठीक है। अब देखिए जब हम अनुसंधान समस्या का चयन करते हैं तो हमें उस समय किस बातों पर ध्यान देना चाहिए, है ना, क्या क्या बातें हमारे दिमाग में आनी चाहिए। तो अनुसंधानकर्ता का सरोकार एवं रुचि, पहले तो हमारा जो रिसर्चर है, मतलब जो मैं हूं या आप हैं, आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है ना। आपको इंटरेस्टेड चीज पे ही आप करोगे। आपका इंटरेस्ट नहीं है अगर माइग्रेन में करने का, तो चाहे मैं आपको कितना ही बोलूं आप नहीं करोगे। आपका इंटरेस्ट किसी और चीज में, तो पहली बात आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका उस चीज के लिए मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे इसी चीज पे शोध करना है। तो पहली चीज हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जो रिसर्चर, ऐसा ना हो कि मैं रिसर्च के बीच में ही अपना टॉपिक छोड़ दूं, मैं बोल दूं भाई मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मुझे नहीं करना अब। तो ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करो जिसके साथ आप 3-4, जो मतलब पीएचडी करते हैं उनकी बात अगर हम करें तो उनको एक ही टॉपिक पे 3-4 साल स्टडी करनी है भाई, है ना। तो वो क्या करेंगे, एक टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, अब वो उससे बोर होके चेंज नहीं कर सकते, उसको वो टॉपिक करना ही पड़ेगा कैसे भी करके कंप्लीट, है ना। तो वो चीज आपको देखना है कि आप इस एरिया में कब तक टिके रह सकते हैं और कब तक इस पे आप रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, दूसरा होता है मैनेजेबल मैग्नीट्यूड, मतलब प्रबंधनीय परिणाम। अब जब आप शोध कर रहे हो, है ना, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपके पास उतना समय है या नहीं। देखिए कुछ कुछ लोग होते हैं, अभी मैंने आप लोग को टाइप ऑफ रिसर्च में एक रिसर्च टाइप नहीं पढ़ाया है, ठीक है, 2 रिसर्च टाइप, वो थोड़ा डीप में भी है, लेकिन मैं आप लोग को बता देती हूँ। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, उसमें क्या होता है, व्यक्ति एक रहता है, उस पे 10-12 साल तक रिसर्च चलती रहती है। जैसे हम किसी की जीवनी लिखते हैं ना, तो हम उसके जीवन को साथ साथ पूरा देखते जाएंगे, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे कि इसका बिहेवियर कैसा था, फिर उसके साथ रहेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में कहता है, उसके नाम में ही बताया गया है लॉन्गिट्यूडनल, व्यक्ति एक रहेगा, इसमें हमको जनसंख्या नहीं चाहिए होती, इसमें हमको सैंपल नहीं चाहिए, एक व्यक्ति पे लंबे समय तक हम स्टडी करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि उतना समय हमारे पास है नहीं है, ठीक है। और फिर हमें जो जो संसाधन चाहिए, मान लीजिए मेरे को माइग्रेन के लिए ईईजी चाहिए, ईसीजी चाहिए, तो वो मेरे पास है नहीं है, उतना पैसा मैं मैनेज कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, है ना। तो वो सारी चीज हमको देखना पड़ता है, तो इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड हमारे पास सही होना चाहिए। फिर कॉन्सेप्ट मेजरमेंट, मतलब कि
अब हमें क्या करना है, उसका सूचक संहिता मतलब मापन विधि क्या क्या है, उनका उपयोग कैसे करना है वो देखना है, ठीक है। फिर लेवल और एक्सपर्टाइज, मतलब अगर मैं किसी चीज पे कर रही हूँ, अगर मुझे माइग्रेन में करना है तो मुझे एनाटॉमी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो मैं नहीं कर सकती। अगर मुझे दर्शन पे स्टडी करना है तो मुझे दर्शन का अच्छा, फिलोसफी अच्छी आनी चाहिए, तभी मैं कर सकती हूँ। मैं अगर एनाटॉमी में अच्छी हूँ, मेरी फिलोसफी खराब है, लेकिन मैंने क्या किया, फिलोसफी सब्जेक्ट ले लिया, तो मैं उसको चीजों को समझ नहीं पाऊंगी। तो आप जिस चीज में एक्सपर्टाइज है, आपकी जिस चीज में स्किल अच्छी है, उस टॉपिक को आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। फिर आता है रिलेवेंस। रिलेवेंस को हम तब यूज करते हैं, ये एक ऐसा शब्द है कि आपको ये बताता है कि आप पूरे टाइम में अपने आप को भेदभाव से और चीजों से दूर रखो, रिलेवेंट रहो एक चीज के लिए। जो आपने किया, आपने बोल दिया कि मैं करूंगा, तो मुझे करना ही करना है, ठीक है। तो ये रिलेवेंट होता है। अब आता है अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। अब आपने माइग्रेन सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए किसका माइक ऑन है, हेलो, कोई कुछ कह रहे हैं क्या? नो हेलो, मैम। नहीं नहीं, सबकी ऑफ है। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। तो इसमें क्या आता है, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, ठीक है। अब देखिए, आपको माइग्रेन पे करना है, ठीक है, या ओबेसिटी पे करना है। मान लीजिए आपके पास पेशेंट ही नहीं है, आपके पास डेटा ही नहीं, तो आप कैसे करोगे? तो जब आप रिसर्च प्रॉब्लम बनाते हो ना, तो आपको हर पर्सपेक्टिव में सोचना पड़ता है। तो उस समय पे आप क्या क्या चीजें सोचोगे, सब बताया जाता है यहाँ पर, ठीक है। आपको उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना एक रिसर्च क्वेश्चन बनाना है। अब आपको एक रिसर्च क्वेश्चन के लिए इतनी सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी कि मुझे डेटा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं इस पे काम कर सकती हूँ, क्या मेथड्स यूज करूंगी, ठीक है। फिर आता है इथिकल इशू। अनुसंधान समस्या के निरूपण से पहले नैतिक मुद्दों और उसके निदान पर सोच कर रखना चाहिए। मान लीजिए अब आप कोई समस्या बनाने जा रहे हैं, तो ऐसी समस्या ना हो जो आपके आसपास के, जैसे आप सैंपल लेते हो, उनको, उनके परिवार को या आपके आसपास के लोगों को हार्म करे, ठीक है। तो आप नैतिक उद्देश्यों का पालन करोगे, आप अपनी रिसर्च की वजह से किसी को जो है नुकसान नहीं पहुंचाओगे, आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है। आप किसी को माइग्रेन नहीं, तो भाई थोड़ा माइग्रेन करवा देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा एक्टिंग कर देना ना माइग्रेन होने की, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो हमको उनकी नैतिकता का, अपनी नैतिकता का पूरी तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, तो ये हो गया आपको कि बनाना कैसे है, मतलब आपको सोचना कैसे है रिसर्च प्रॉब्लम बनाने के लिए, ठीक है। इतना सिंपल चीज है इसमें, बस आप इसमें 6-7 पॉइंट याद रख लीजिए कि इस समय हमको क्या क्या चीज ध्यान में रखनी है। वो भी आपके थ्योरी के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बोल रही हूँ, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। ये आपका नेट में ये इतना डीप में नहीं पूछेगा कि क्या क्या चीज ध्यान रखना है ना। अब आता है आपका प्रिलिमिनरी लिटरेचर रिव्यू। अब देखिए, अब आप जो भी समस्या आपके पास आई है, ठीक है, उसके समाधान के लिए आप क्या करोगे, रिव्यू का पढ़ोगे। साहित्य की समीक्षा संपूर्ण अनुसंधान प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा कहलाता है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसी भी शैक्षिक अनुसंधान पर कार्य करने से पूर्व शोधार्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने विषय में संबंधित साहित्य और पत्रिकाओं और सूचनाओं को सर्वेक्षण करे। अब मैं क्या करूंगी, मैंने अपना ढूंढ लिया, ठीक है, कि मुझे जो है माइग्रेन पे करना है, मेरा फिक्स हो गया टॉपिक। अब मैं क्या करूंगी, मैं जाऊंगी रिव्यूज देखूंगी उस पे, कि मतलब मैंने अभी फिक्स किया, अपने मन में फिक्स किया कि भाई मेरे को माइग्रेन पे करना है रिसर्च, ठीक है, माइग्रेन में आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट पे। अब मैं गई, ठीक है, तो कुछ इंजन आते हैं, रिसर्च इंजन, मैं आपको उनके नाम अभी बता दूंगी, ठीक है, या फिर अभी लिख लो आप लोग रिसर्च इंजन के नाम, ठीक है। एक होता है पबमेट, ठीक है, एक सेकेंड, सुनाई दे रहा है ना? यस मैम। यस मैम। हाँ। हाँ, ठीक है। एक होता है आपका पबमेट, PUBMAMT, ठीक है, MATA, सॉरी, पबमेट, ठीक है, लिखा आपने? यस जी। मैम। यस मैम। मैम स्पेलिंग एक बार और बोलिए। PUBMATE, ठीक है। ओके जी, ओके। दूसरा है आपका शोध गंगा, SHODHGANGA, ठीक है, शोध गंगा।
इनमें आप जाके ना डायरेक्ट डालोगे माइग्रेन एंड योगा, माइग्रेन एंड आयुर्वेद। अब आप आज आप लोग को मैं दूंगी ये होमवर्क, आपका एग्जाम तो ट्यूसडे को, आप जाओ, आपको जो टॉपिक अच्छा लगता है अपने से, आप कभी भी उस पर रिसर्च करना चाहते हो जो भी, आप बस जाओ शोध गंगा या पबमेड पे, ठीक है। तीसरा आप लिख लो रिसर्च स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर लिखे। रिसर्च की स्पेलिंग तो पता है ना, है? यस मैम। हाँ जी रिसर्च के पता बाद है। क्या? रिसर्च स्कॉलर, ठीक है। तो ये 3 साइट है, आप इनमें जाके सर्च करोगे योग से रिलेटेड, या आप योग पर डाल दो तो योग में इतनी स्टडी आपको मिलेंगी ना, बहुत सारी, है ना। तो हम क्या करते हैं, जब हमको अपना रिसर्च प्रॉब्लम समझ में आ जाती है कि मुझे किस पे रिसर्च करनी है, तब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं जाऊंगी और जाकर अपनी रिसर्च करना शुरू करूंगी और देखूंगी भाई इसमें क्या क्या चीजें जो है और बताई गई है ना। इतना समझ आया? जी। यस मैम। ठीक है, तो आप अपने रिलेटेड चीजों पे जाओगे। अब उसके मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? यह समीक्षा अनुसंधान समस्या का समाधान करने के लिए शोधकर्ता का ज्ञान बढ़ाती है। अब जब आप जाओगे पबमेड पे सर्च करोगे कि कितनी रिसर्च हुई है माइग्रेन पे, तो आपको और इतनी इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी कि आप और एस्पेक्ट पे सोच सकते हो, जिसमें आपने नहीं सोचा होगा उस पे भी आप सोच सकते हो, तो आपका ज्ञान बढ़ाएगी, ठीक है। फिर इसके द्वारा अनुसंधानकर्ता समस्या पर सुचारू रूप से ध्यान केंद्रित कर पाता है। अब आप देखोगे कि भाई जल नीति पे तो बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिस की है, मैं एक्स्ट्रा क्या करूं कि जिससे मुझे जो है, मैं क्या करूंगी, नस्य पे कर दूंगी, लेकिन नस्य पे नहीं, तो मैं रबड़ नीति पे करना शुरू करूंगी, ठीक है। रबड़ नीति पे नहीं हुई होगी, मैं क्या करूंगी, घी डालना ड्रॉप पे, तो मैं अलग अलग उसके डायमेंशन मुझे मिलेंगे, तो मैं अधिक स्पष्टता मुझे हो जाएगी कि एक्चुअल मुझे करना क्या है, ठीक है। फिर ये क्या करती है, हमारी क्रियाविधि में सुधार लाती है। अब जब भी आप रिव्यू लिटरेचर करते हो, जब भी आप कोई रिसर्च, आपका जो टॉपिक आपने ढूंढ लिया, आप गए और आपने अपने ही रिसर्च के टॉपिक को देखा उसमें, ठीक है। अब आपका वेरिएबल अभी आपने सिलेक्ट नहीं किया था, अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपने मान लीजिए जल नीति सिलेक्ट किया था और आपने माइग्रेन किया था, लेकिन माइग्रेन कोई टॉपिक नहीं होता है, इंटेंसिटी ऑफ माइग्रेन, ठीक है, कि माइग्रेन की इंटेंसिटी क्या है, ठीक है, या फिर उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ माइग्रेन, ये कहलाते हैं आपके वेरिएबल। आप कभी भी जाके बोलोगे ना कि माइग्रेन वेरिएबल है मेरा डिपेंडेंट, किस पे डिपेंडेंट है, जल नीति पे, तो आपको क्या क्रॉस कर देंगे, आपकी रिसर्च रिजेक्ट कर देंगे वो, ठीक है। आपको क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ, ठीक है, ऐसे करके आपको क्या करना है, जाना है, बताना है उनको, ठीक है। ये हुआ, तो आपको इससे क्या चरों के बारे में पता चलता है कि मैं और चर क्या उपयोग कर सकती हूँ, मेरा चर कौन सा है, ठीक है। ये अनुसंधान के निष्कर्षों की पृष्ठभूमि तैयार करता है। इसमें हमें यह भी पता चलता है कि वर्तमान ज्ञान संग्रह में अनुसंधान की वजह से कितनी वृद्धि हुई है। अब हमें यह पता चलेगा कि अभी हमारी इतनी जो नॉलेज बढ़ रही है, तो रिसर्च की वजह से ही इतनी बढ़ी है ना, तो रिसर्च के बारे में आपको पता चलेगा। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी यहाँ पर, ठीक है, इसमें 3 चीज की जाती है, आप याद रखो। ये इस प्रक्रिया में मुख्य 3 चरण होते हैं। पहला क्या होता है, मौजूदा साहित्य की खोज, जो इससे रिलेटेड है साहित्य उनकी खोज करना, माइग्रेन से रिलेटेड जितने भी बुक्स लिखी गई होंगी या किसी ने रिसर्च की होगी, उनकी खोज करना है आपको, ठीक है। फिर समीक्षा मतलब एनालिसिस करना है उसका। फिर सैद्धांतिक दृष्टिकोण विकसित करना, और आप उस पे थ्योरी क्या बना सकते हो अपनी ओन, ठीक है। तो ये 3 चरण होते हैं मुख्य, किसमें होते हैं ये 3 चरण, जल्दी बताइए, साहित्य की बताइए भाई। प्रारंभिक अवलोकन में। लिटरेचर हाँ, रिव्यू। जब हम रिव्यू लिटरेचर करते हैं तब, ठीक है। हाँ ये हो गया हाँ। आपका रिव्यू लिटरेचर। अब आता है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्टिव बनाने जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव वे लक्ष्य होते हैं जिन्हें आप अपने अध्ययन में प्राप्त करते हैं, ठीक है। वो ये बात बताते हैं कि शोधकर्ता शोध कार्य के माध्यम से क्या सिद्ध करना चाहता है, आप क्या बताना चाहते हो, वो आपका ऑब्जेक्टिव कहलाता है। इसलिए जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो बहुत सटीक और विशिष्ट होना चाहिए। अब आपसे जैसे मैंने आपको पूछा था कि रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है, या फिर शोध समस्या,
कैसा वाक्य होता है? प्रश्नवाचक, कथनात्मक, समस्यावाचक या फिर सामान्य? बताइए कौन सा होता है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। वैसे ही जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या कहलाता है? आपका कथनात्मक। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कथनात्मक। स्टेटमेंट होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, स्टेटमेंट देता है किसी चीज का कि टू मेजर द इफेक्ट ऑफ माइग्रेन एंड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ माइग्रेन। ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। आप क्यों करना चाह रहे हैं हम अपनी रिसर्च? कि माइग्रेन की इंटेंसिटी देखने के लिए। टू टैकल विद द प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेन, माइग्रेन की समस्या से समाधान पाने के लिए, ठीक है। टू रिलीफ फ्रॉम द माइग्रेन, ठीक है, मतलब कि लोगों को इससे रिलीफ दिलाने के लिए। तो ये आपके क्या हुए? उद्देश्य हुए। अब उद्देश्य दो तरीके के होते हैं, एक मुख्य उद्देश्य होता है, एक आपका उप उद्देश्य कहलाता है, ठीक है। मुख्य उद्देश्य में क्या करते हैं हम? मुख्य उद्देश्य का मैं आपको उससे बताती हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। इसके उदाहरण देखिए। मुख्य उद्देश्य क्या कहलाता है? आधुनिक शिक्षण तकनीकों के उपयोग और छात्र प्रदर्शन के बीच संबंध का पता लगाना। ये एक उदाहरण है, मतलब कि जो आपको डायरेक्ट आपके रिसर्च का स्पष्टीकरण दे वो आपका मुख्य उद्देश्य कहलाता है, ठीक है। उप उद्देश्य क्या कहलाता है? आधुनिक शिक्षण तकनीकों के उपयोग और छात्र प्रदर्शन के बीच संबंध के विस्तार की। इसने क्या किया? इसी टॉपिक को, मतलब कि शिक्षण तकनीक और छात्र, इसी टॉपिक के हर एक एरिया के बारे में इसने बताया उप उद्देश्य ने। समझ में आया? मुख्य मतलब जो मेन होगा, उप मतलब उसी को छोटा छोटा करके और बना दिया जाएगा। समझ में आया? हेलो यस मैम। जी। आपको इतना भी नहीं याद रखना, बस आप इतना याद रखो कि उद्देश्य बनाने के लिए, उद्देश्य जो होता है वो हमारा कथनात्मक होता है, उद्देश्य सटीक और विशिष्ट होना चाहिए, ठीक है। और दो टाइप होते हैं, अंदर का नहीं भी लिखोगे, देख के लिख दोगे तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, यस मैम। इसमें ये बताया गया है कि हम उद्देश्य को करते क्या है ना। तो उद्देश्य को संख्या अनुसार सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। संख्या, कितनी संख्या में है? अब मैंने आपको तो बोल दिया कि उद्देश्य जो होते हैं, लक्ष्य एक होता है, उद्देश्य ज्यादा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 20-30 उद्देश्य लिख दो, ठीक है। तो आपको कम से कम 5-6 उद्देश्य लिखना है। उद्देश्यों के शब्द जो होने चाहिए वो स्पष्ट, पूर्ण और विशिष्ट होने चाहिए। इधर उधर घुमा फिरा के बात नहीं कि वही उद्देश्य को फिर से घुमा फिरा के दूसरा लिख दिए, एकदम स्पष्ट। प्रत्येक उद्देश्य के अध्ययन में केवल एक ही पहलू को शामिल किया, जैसे कि एक में मैंने यहाँ पे बताया, देखिए, आधुनिक शिक्षण तकनीकों के उपयोग और छात्र प्रदर्शन के बीच, मतलब एक न्यू टेक्नोलॉजी और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के बीच के विस्तार की सीमा के पता लगाना, मतलब कि कितना उन्होंने विस्तार किया इस पे। दूसरा, सरकारी और निजी स्कूलों में आधुनिक शिक्षण तकनीकों का पता लगाना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया? चेंज कर दी चीजों को, वही चीजों को दोबारा उन्होंने घुमा घुमा के नहीं बताया। अब आधुनिक शिक्षण के प्रभाव और छात्र के प्रेरणा स्तर, यहाँ पर क्या लिया था? उसके परफॉर्मेंस की बात की थी, अब यहाँ पर उनके मोटिवेशन की बात कर दी, ठीक है। समझ में आया ना इतना उद्देश्य कैसे होना चाहिए आपका? मैम मोटिवेशन की बात किसमें की है? देखिए यहाँ पे किए ना, आधुनिक शिक्षा के प्रभाव और छात्रों के प्रेरणा स्तर को जानने का अध्ययन करना। क्यों करना चाहते हैं हम अध्ययन, है ना? तो वो उद्देश्य बताया गया है यहाँ पर। आया समझ अंकिता? हाँ, ठीक है। अब देखिए, उद्देश्य को लिखते समय कार्य उन्मुख शब्दों और क्रियाओं का। अब आप जब भी रिसर्च, मैंने आपको बोला ना, रिसर्च जब भी आप लिखो तो एक अच्छी हिंदी का उपयोग करना है ना। एकदम ये नहीं कि हाँ उद्देश्य करना है तो अब आप यहाँ पर प्रेरणा स्तर क्या लिखेंगे? कुछ भी लिख सकते हैं। लोग क्या लिख सकते हैं कि प्रेरणा स्तर की जगह पे, जिनको हिंदी अच्छी नहीं होगी तो ये लिख सकते हैं कि भाई कितना उसने अपना तरक्की की, प्रदर्शन को तरक्की कर सकते लोग। तो आप एक अच्छी हिंदी का उपयोग करो, आप इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आया समझ? देखिए, तो ये आपका हो गया, जो मैंने आपको बता दिए 3 चीजें आपको बताई अभी मैंने। ऑब्जेक्टिव बताया है, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च और लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्टिव होने के बाद वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स थर्ड टॉपिक था, याद है ना? रिसर्च, आप जब मैं आपको रिसर्च पढ़ाऊं, आपको अपने फ्लैशबैक में रिसर्च के स्टेप याद रखने हैं, ठीक है। आया ना? पहला क्या था? रिसर्च प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट बोलिए। हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कहाँ से आ गई?
मेन वाला नहीं बोलना है, जो मैंने आपको बड़ी वाली को मैं एलेबोरेट कर रही हूँ आपको, है ना। तो बड़ी वाली बताइए, मेन वाली नहीं। फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर मैंने बताया मैम था बड़ी वाली लॉग में करके। अनुसंधान अभिकल्प तैयार करना। बड़ी वाली में दूसरा नंबर पे था रिसर्च डिजाइन। अनुसंधान अभिकल्प। ऑब्जेक्टिव आया था, ऑब्जेक्टिव था। हाँ तो देखिए, सेकंड फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव रिसर्च था। प्रॉब्लम पहला स्टेप था, उसमें 4 थे। लिटरेचर रिव्यू, फॉर्मुलेशन हो गया हमारा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, आइडेंटिफाई रिसर्च वेरिएबल, मतलब फिर इसके बाद हम वॉइस हाइपोथेसिस पे ब्रेक हो रही जाएंगे। क्या? हेलो, वॉइस ब्रेक है? अभी आ रही। अभी ठीक है मैम, हेलो, अभी क्लियर है मैम। अच्छा ठीक है। तो देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, चर के बारे में मैं आप लोग को पढ़ाती हूँ, 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ, मैं थोड़ा इसका इंग्लिश वाला भी देख लेती हूँ और हिंदी वाला भी, क्योंकि इंग्लिश वाला मुझे लगता है आप लोग के लिए ज्यादा बेटर होगा। आप इंग्लिश वालों से पढ़ोगे तो तो मैं इंग्लिश वाले से एक बार बता दूं क्या, कि हिंदी वाले से ही पढ़ना है? इंग्लिश। इंग्लिश मैम। हेलो, मैम हिंदी इंग्लिश से वाले से एक बार बताइए। उससे आपको दोनों मिक्स हैं। ठीक है, चलिए मैं इसके नाम इंग्लिश से बताती हूँ आपको, फिर हिंदी से बता के इसको मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर दूंगी, ठीक है। 1 सेकंड रुको, यस मैम। क्योंकि ना इंग्लिश वाला नाम आपको याद रहेगा, और थोड़ा सा आगे भी आपके लिए जल्दी जब कोई पूछेगा ना तो आपको समझ में आएंगी चीजें। मैम ये पीडीएफ कौन सी ली है आपने, बुक कौन सी है? केवीएस मदान की, आपकी ये नेट की बुक है, सीबीएसई की। इसलिए मैंने आपको बोला, आपको मैं जो पढ़ा रही हूँ ना, आपको नेट लेवल का पढ़ा रही हूँ, तो आपको नेट जब आप एग्जाम दोगे ना, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करेगी। अच्छा हाँ, नेट का एग्जाम किसने किसने दिया है कल? कल किसका किसका रिजल्ट आया है? नीलू जी? नहीं मैम, अभी मैंने एग्जाम नहीं हेलो, दिलाया है। हाँ जी, और एग्जाम किसने नहीं दिलाया दिलाया मैम भाई अभी। एग्जाम? और किसने दिलाया है? मैम जहां तक हमारे महर्षि यूनिवर्सिटी से ना, किसी ने अभी वाला जो रिजल्ट आया है उसको किसी ने नहीं दिलाया था। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बस नाम बता दूं, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं लिखा। अब देखिए, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हम बात करने जा रहे हैं। वेरिएबल मतलब क्या कहलाता है? ऐसी वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं हम चर, जिस पे हम परिवर्तन कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं? चर, मतलब जो चलायमान हो। अचर मतलब क्या कहता है? जो चल नहीं सकते। चर मतलब जो चल सकते, जो गतिशील है, ठीक है। तो वेरिएबल मतलब जिसको जो वेरी करते हैं, जिनकी वैल्यू वेरी करती है, जो चेंजेबल है, ठीक है। अब देखिए, हेलो, यस यस मैम, आ रही है। आ रही है आवाज। मैम टिल्ट देखिए, कर दो थोड़ा। क्या करूं? अच्छा हाँ, 1 सेकंड, sorry। रोटेट। हाँ हाँ हाँ, 1 सेकंड। देखिए, अब यहाँ पर क्या दिया, मैं आपको हिंदी में भी समझाते जाऊंगी, बोलूंगी इंग्लिश में लिखा, पर आपको हिंदी में। द वेरिएबल आर क्लासिफाइड इनटू कैटेगरिकल और क्वांटिटेटिव वेरिएबल। कैटेगरिकल को ही हम क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव। क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। क्वालिटेटिव। ठीक है, तो कैटेगरिकल का दूसरा नाम क्या है? क्वालिटेटिव है। तो 2 तरीके का होता है, ठीक है। अगर हम मेनली देखें, अगर जब हम डेटा को मेजर करते हैं वेरिएबल के अकॉर्डिंग, तब, ठीक है। तो कितने प्रकार के होगा? कैटेगरिकल और क्वांटिटेटिव। कैटेगरिकल मतलब कैटेगरी वाइज, है ना, जिसको क्वालिटी देख के हम मेजर कर सके, ठीक है। जैसे कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स वेरी इन डिग्री और अमाउंट सच एज एनुअल इनकम। क्वांटिटेटिव मतलब जहां हम क्वांटिटी देख सके, पैसा गिनती कर सके। हाइट हो गया, पैसा हो गया, टाइम हो गया, ये क्या है? ये सब क्वांटिटी। इनके अकॉर्डिंग हम मात्रा के अकॉर्डिंग देख के इनको अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब जो कैटेगरिकल है उसको हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, या फिर उसकी क्वालिटी देखते हैं। जैसे कि कलर हो गया, ठीक है, मेल फीमेल हो गया, जेंडर हो गया, ये किसके अंतर्गत आएंगे? कैटेगरी। किसके क्वालिटेटिव अंतर्गत कैटेगरी। आएंगे? कैटेगरी। कैटेगरी।
कैटेगरी, जिसको हम क्वालिटेटिव, कितना तो समझ में आया ना। क्वांटिटी जहां पे आए वहां पे नंबर की बात करते हैं हम, और क्वालिटी जहां पर है वो इंसान को देखकर, उसके अपीयरेंस को देखकर, उसकी कैटेगरी वाइज उसको डिवाइड करते हैं। समझ में आया? यस। यस मैम। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कॉसेशन, मतलब कॉज के बेस पे जो होते हैं वेरिएबल, दो तरीके के होते हैं। वो होते हैं आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आईवी कहते हैं, जनरली यही यूज किया जाता है, कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखता, ठीक है। आईवी बोलते हैं और डिपेंडेंट को बोलते हैं डीवी। अब मुझे बताइए इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या होता है, स्वतंत्र। बताइए। जो किसी पे हाँ? डिपेंड नहीं होता है। सिंगल जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो दूसरे पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। हाँ, अब देखिए इसमें क्या लिखा है। हाँ, हाँ बताइए। इंडिपेंडेंट जो होता है वो कारण होता है और डिपेंडेंट परिणाम होता है। वेरी गुड, ठीक है। देखिए तो सबने बहुत सही बताया। इसमें क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब आप प्री एज्यूम टू बी अ कॉज ऑफ अनदर वेरिएबल, ये किसी का कारण होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब इसके वजह से चीजों में चेंज होती है, बट इसमें चेंजेस नहीं होती है। इसको मीजर, सॉरी, इसमें चेंजेस करके दूसरे पे हम मीजर देखते हैं। इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे तो दूसरे पे मीजर होएगा, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या बोलते हैं, डीवी। ये क्या होता है, किसी वेरिएबल का इफेक्ट या आउटकम या परिणाम होता है, ठीक है। इसको ये इन्फ्लुएंस होता है किसके द्वारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के द्वारा। इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। इन रिसर्च, फॉर एग्जाम्पल, इन द स्टडी अबाउट, इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया, इम्पैक्ट ऑफ कोचिंग ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। अब मुझे बताइए कि कोचिंग क्या है और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस क्या है। चलिए, कोचिंग मैम इंडिपेंडेंट, कोचिंग के इंडिपेंडेंट और है, परफॉर्मेंस एक डिपेंडेंट। एक करके स्टूडेंट्स जो है वो बताइए, एक एक डिपेंडेंट। करके। स्टूडेंट परफॉर्मेंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्या, कि नहीं, डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है। मैम डिपेंडेंट। डिपेंडेंट है डिपेंडेंट। मैम, डिपेंडेंट। और कोचिंग इंडिपेंडेंट, ठीक है। आया समझ में? ये क्लियर आपको हो जाएगा ना, आपकी मैक्सिमम चीजें क्लियर है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब इन एडिशन देयर कैन बी इंटरवेनिंग वेरिएबल और एक्सटर्नियस वेरिएबल। अब दो इंपॉर्टेंट, सबसे पहले क्या थे हमारे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटेगरिकल और क्वांटिटेटिव। फिर मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अब आते हैं हमारे उनके बाद इंटरवेनिंग और एक्सट्रोनियस वेरिएबल। मैं आपको यहाँ इंग्लिश में पढ़ाऊंगी, हिंदी में भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। इंटरवेनिंग को हिंदी में हम बोले तो हस्तक्षेप वेरिएबल या फिर मीडिएटर भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, दीज आर ऑल्सो टर्म एज मीडिएटर, बीच का काम, आगे बढ़ाने का काम करता है, मीडिएटिंग। समझ में आया? यस मैम। हाँ, हाँ, इसको हम डायरेक्ट नहीं देख सकते, इन चीजों को हम डायरेक्ट नहीं देख सकते, बट ये साथ में जो है इफेक्ट करते हैं। दे स्टैब्लिश लिंक बिटवीन, ये क्या करते हैं, दोनों के बीच में लिंक बनाते हैं, किसके, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के। इंटरवेनिंग मतलब होता है हस्तक्षेप, याद रखना, या फिर अनुमानित संबंध बनाते हैं, ठीक है। इनको मीडिएटिंग वेरिएबल कहते हैं। दीज आर वेरिएबल थ्रू विच वन वेरिएबल इफेक्ट अनदर वेरिएबल। ये ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनके द्वारा एक दूसरे को इफेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें मैं आपको बताती हूँ, इसका एग्जाम्पल दिया है, देखो। फॉर एग्जाम्पल, टिश्यू डैमेज इज एन इंटरवेनिंग वेरिएबल इन स्मोकिंग। अब देखिए, स्मोकिंग हम करते हैं, उससे लंग कैंसर होता है। अब बताओ इसमें आईवी क्या है और डीवी क्या है, स्मोकिंग और लंग कैंसर में? आईवी स्मोकिंग है लंग और कैंसर डीवी लंग डिपेंडेंट है लंग और कैंसर स्मोकिंग डिपेंडेंट हुआ, इंडिपेंडेंट। स्मोकिंग इंडिपेंडेंट। वेरी गुड, ठीक है। लेकिन हमें ये तो नहीं पता ना कि बीच में किसके वजह से ये ऐसा हो रहा है। तो जब हम स्मोकिंग करते हैं तो हमारी टिश्यू जो होती है अंदर वो डैमेज होती है, और टिश्यू के डैमेज होने से लंग कैंसर होता है। तो ये क्या कर रही है, दोनों के बीच में अनुमानित संबंध बता रही है, मीडिएटर का काम कर रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल। समझ में आया? अब देखिए इसको हम और क्या बोल सकते हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि एक टीचर है, ठीक है, तो उसने क्या किया, मैं इसका बताती हूँ आपको। हाँ, मान लीजिए जैसे मैं हूं और भी दो तीन टीचर्स हैं आपके, ठीक है।
अब आपको वो पढ़ा रहे हैं क्लास में, ठीक है, टीचिंग मेथड का मैं उपयोग कर रही हूँ। अब आपके अचीवमेंट में उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो मेरा पढ़ाने का मेथड और आपका अचीवमेंट लेवल, इन दोनों में से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या है? मैम आपका पढ़ाना तो पढ़ाने का मेथड इंडिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट और जो और हम पढ़ रहे हैं वो हम डिपेंडेंट है अचीव कर रहे हैं वो और जो डिपेंडेंट। हमारा रिजल्ट डिपेंडेंट है, आएगा ठीक है। वो इंटरवेनिंग है। नहीं, रिजल्ट इंटरवेनिंग नहीं आएगा, बीच की बात चले, बीच की बात क्या होगी? अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि मेरी वे ऑफ टॉकिंग, मेरे बात करने का तरीका, मेरा प्रेजेंट करने का तरीका, ये कहलाएगा इंटरवेनिंग, जो बीच में मेडिएटर का काम कर रहा है। समझ में आया? जरूर हर टीचर पढ़ाता है आपको, लेकिन कोई टीचर आपको अच्छा लगता है, कोई टीचर खराब लगता है। क्यों अच्छा खराब लगता है? वो टीचर की इफेक्टिवनेस की वजह से होता है। तो मेथड ऑफ टीचिंग आपका हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट हो गया आपका अचीवमेंट, और टीचर की इफेक्टिवनेस क्या हो गई आपकी वहां पर? मीडिएटर। क्या हुआ? इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग। हाँ हाँ, ठीक है, मीडिएटर या इंटरवेनियर, जो कि जिसका दोनों पे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। ओके। यस अब मैम। देखिए आता है आपका एक्सट्रोनियस वेरिएबल। ठीक है, एक्सट्रोनियस वेरिएबल पढ़ेंगे। तो इन रियल लाइफ सिचुएशन देयर कैन बी मैनी फैक्टोरियल वेरिएबल दैट मे अफेक्ट द आउटकम। ये ऐसा वेरिएबल होता है जो हमारे आउटकम को इफेक्ट करता है, जो जैसा होना चाहिए उसमें बदलाव कर देता है। दीज वेरिएबल आर टर्म एज एक्सट्रोनियस। एक्सट्रोनियस मतलब एक्स्ट्रा, जो चीज हमको नहीं चाहिए और वो आ जाए, उसको क्या बोलेंगे? एक क्या सेकंड। बोलेंगे? हाँ, मतलब हमें जो नहीं चाहिए एक्स्ट्रा में है, तो फालतू में आ गया है, ठीक है, तो उसको हम क्या होता है? एक्सट्रोनियस। दीज वेरिएबल आर टर्म एज एक्सट्रोनियस, दे एक्चुअली compete विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ क्या करते हैं? compete करते हैं इन एक्सप्लेनिंग द आउटकम। मान लीजिए, अब इसका एग्जाम्पल भी आएगा। If an extraneous variable is a real reason for an outcome rather than IV, it is also called confounding variable। ठीक है, देखिए एक्सट्रोनियस वेरिएबल, जैसे मान लीजिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? हाँ, जैसे कि जैसे मैंने आप लोगों को बोला आपको खांसी है, ठीक है, तो मैंने क्या किया? आपको खांसी के लिए आपको दवाई दी, ठीक है, तो दवाई क्या है यहाँ पर? हाँ, इंडिपेंडेंट। हाँ, नहीं मैम, डिपेंडेंट क्या है? मीडिएटर होगा नहीं क्योंकि नहीं, बता, ठीक पहले होंगे ना। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। ठीक अच्छा, होना ये मान कारण नहीं है इसमें, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है, ठीक है। हाँ अब मैंने क्या किया? आपको दवाई दी और आपने क्या किया? दवाई के साथ आप क्या किए? आइसक्रीम खा लिए, ठीक है। तो आइसक्रीम ने क्या किया? आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के प्रभाव को नष्ट करने की कोशिश की, तो ये क्या हुआ? हस्तक्षेप। हस्तक्षेप नहीं, एक्स्ट्रोनियस एक्सट्रोनियस। एक्स्ट्रोनियस डिफरेंस समझिए। हाँ, इंटरवेनिंग और एक्सट्रोनियस में अंतर समझो। एक्सट्रोनियस आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को खराब करना चाहता है, उसके कैरेक्टर देख लीजिए। दो फ्रेंड है, मान लीजिए जैसे मैं और मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? किसी शादी में गए हैं, ठीक है, दोनों लोग। मैं बहुत संस्कारी इंसान हूँ और मेरी फ्रेंड थोड़ा सा क्या है, उसको बाहर की चीजें करना पसंद है, ठीक है। उसने क्या किया? मेरा बिहेवियर किसी के सामने अच्छा ना बने, तो वो क्या की, पार्टी में मेरे साथ गई, और मैं तो सूट पहन के गई थी, वो भी वो क्या की, जीन्स टॉप पहन के मेरे साथ बुरी बुरी बातें करने लगी। तो उन लोगों को क्या लगा? मेरा लोगों पे गलत इफेक्ट पड़ा, है ना। मैं क्या क्या हूं यहाँ पर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हूँ, मेरा लोगों पर गलत इफेक्ट पड़ा उसके वजह से। समझ में आया? एक्स्ट्रा चीज, एक्सट्रोनियस मतलब एक्स्ट्रा चीज। इतना समझ में आया? यस मैम हाँ, एक सेकेंड रुकिए। मतलब आप इसमें ये भी एक्सटोनियंस कर जो सकते हैं, का खड़ा देखो प्रभाव मैं आपको पड़ते हैं। बताती हूँ। हाँ, इसको हम कंफाउंडिंग वेरिएबल कहते हैं। कब? जब ये एक्सट्रोनियस मतलब क्या होता है? ये थोड़ा इफेक्ट डाले, आइसक्रीम ने थोड़ा इफेक्ट डाला और मेरी सर्दी ठीक नहीं होने दे रहा है। डॉक्टर ने मुझे दवाई दी, लेकिन मैं क्या की, मैं बराबर से आइसक्रीम भी खा रही हूँ, है ना, तो मेरी दवाई जो है मेरी ये ठीक नहीं हुई। लेकिन क्या हुआ? यही मेरा, अगर यहीं पर बारिश हो गई और मैं बारिश में भीगने लगी, तो देखो दो चीज होती है।
एक्सट्रोनियस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो कंफाउंडिंग वेरिएबल होता है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मैं आइसक्रीम खाना बंद कर सकती हूँ, लेकिन बारिश हो रही है और मेरे को जाना है कॉलेज, छाता नहीं तो मैं जाऊंगी ना, और मैं बारिश को तो कंट्रोल नहीं कर सकती, तो वो क्या कहलाएगा? कंफाउंडिंग वेरिएबल कहलाएगा। समझ में आया? मैम कंफाउंडिंग हेलो, एक बार दोबारा बता दीजिए प्लीज। कंफाउंडिंग क्या होता है? हम उस पे कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, पहली बात। और कंफाउंडिंग का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है एक्सट्रोनियस से, ठीक है। जिस ये ऐसे वेरिएबल होते हैं जो रिसर्चर चाह के भी निग्लेक्ट नहीं कर पाता। आप मान लो, एक और एग्जांपल देती हूँ। आपने किसी को माइग्रेन है, ठीक है, आपने क्या किया, उसको सोर्स से तो हटा दिया, वो गाने सुनता था, तो गाने सुनना क्या हुआ यहाँ पर? माइग्रेन के लिए इंडिपेंडेंट। नहीं, एक सेकंड रुको। माइग्रेन के लिए मैंने किसी को बोला कि आपको तेल मिर्च मसाला नहीं खाना है, नाक में घी डालनी है, ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति बराबर तेल मिर्च मसाला खा रहा है। तो आप बताओ, माइग्रेन की इंटेंसिटी घी और मिर्च मसाला, तीनों में से कौन कौन वेरिएबल कौन कौन से हैं? मैम मिर्च मसाला खा रहा है वो, तो वो एक्सट्रोनियस होगा कि वो हाँ, कम। और अगर मैं चाहूँ तो उस पर उसको कंट्रोल भी कर सकती हूँ। एक्सट्रोनियस को कंट्रोल किया जा सकता है और उसका इफेक्ट कम पड़ता है। लेकिन वहीं पर मैंने क्या किया, माइग्रेन वाले को मैंने घी तो दिया, जलने तो मैं उसको करने को बोल रही हूँ, घी भी दे रही बराबर, लेकिन वहीं पर बहुत ज्यादा साउंड आने लगा, घरघराहट होने लगा, बादल गरजने लगे, तो मैं बादल के गरजने पर कंट्रोल कर सकती हूँ क्या? नहीं। नो मैम। नहीं कर सकती। तो ये ऐसा वेरिएबल होता है जिसको रिसर्चर फेल होता है कंट्रोल करने में। द रिसर्चर फेल टू कंट्रोल और एलिमिनेट दीज वेरिएबल इज कॉल्ड कंफाउंडिंग वेरिएबल। समझ में आया? आया समझ? यस मैम। यस यस जी मैम। जी। ठीक है। इंटरवेनिंग मतलब बीच का, है ना, जो दोनों के बीच की लिंक होती है उसको हम बोलते हैं इंटरवेनिंग। लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज है जिसको हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं वो होता है एक्सट्रोनियस। आया? अब देखो इसमें लिखा है, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑल्सो नोन एज मैनिपुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल और ट्रीटमेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या बोलते हैं? मैनिपुलेटेड। क्यों? क्योंकि इसमें हेर फेर या बदलाव किया जा सकता है, ठीक है। आया समझ में? इस पे हेर फेर करेंगे तो डिपेंडेंट पे उसका परिणाम देखने को मिलेगा। आया समझ में इतना? हेलो, हाँ यस मैम। हाँ, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंटल, मैनिपुलेटेड और ट्रीटमेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल मैनिपुलेटेड बाय रिसर्चर इन द एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या करता है? ये वेरिएबल ऐसा होता है जो रिसर्चर चेंज करता है, हेर फेर करता है। डिपेंडेंट वेरिएबल को आउटकम या फिर रिस्पॉन्स वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि ये परिणाम होता है। ये क्या होता है? इज द वेरिएबल दैट चेंज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस मेड विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होता है उसके अनुसार इसमें वेरिएबल पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, एक्सट्रोनियस वेरिएबल ऑल्सो अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये भी डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है। जैसे आइसक्रीम हमारे खांसी की इंटेंसिटी को बढ़ाए जा रही, कम नहीं करने दी, ठीक है। ऑल तो दीज आर नॉट मैनिपुलेटेड बाय, इसको रिसर्चर मैनिपुलेट नहीं करता, ये अपने से आती हैं चीजें, ठीक है। हेलो, नहीं आई हाँ ये जी। वाली। क्या नहीं आया समझ में? हाँ ये वाली नहीं आई। देखो, एक्सट्रोनियस वेरिएबल ना रिसर्चर नहीं मैनिपुलेट करता है। अब रिसर्चर आपको आइसक्रीम खाने को नहीं बोलेगा, आप खुद खाओगे ना उसको। रिसर्चर तो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो आपको दवाई देगा, वो आपको ये नहीं करेगा। तो रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है, एक्सट्रोनियस को नहीं करता। इतना समझ में आया? हाँ ठीक है। तो ये हाँ जी, आपके हाँ। 4 प्रकार यहाँ पर होते हैं। अब मैं आपको इसको हिंदी में एक बार बताती हूँ। नहीं रुक जाओ, मीजरिंग वेरिएबल पढ़ा दो फिर हिंदी पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलो, अब देखिए, अब आते हैं आपके मीजरिंग वेरिएबल, ठीक है। मीजरिंग वेरिएबल में, मीजरिंग वेरिएबल वो कहलाते हैं जिसके द्वारा आप अपने चरों का मेजरमेंट करते हो कि वो नॉमिनल है और मतलब कि वो कैसा है, कैटेगरिकल है या फिर क्वांटिटेटिव। अब इसके अंतर्गत देखिए, मैंने आपको 2 बताए थे ना, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। कौन कौन से बताए थे?
क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। हाँ, एक सेकंड रुको। हाँ देखो, मैंने आपको 2 बताया था, कौन कौन सा बताया था भाई? अरे टाइप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव। यहाँ कैटेगरिकल कहते हैं और ये होता है हमारा कैटेगरिकल। क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा? गुणात्मक, ठीक है। अब देखिए, इसके अंतर्गत आपके आते हैं 2 और इसके अंतर्गत आते हैं, इसमें होता है आपका नॉमिनल, ठीक है। नॉमिनल याद रखो, नॉमिनल मतलब नाम। नाम को आप संख्या में बता सकते हो क्या? नहीं। याद रखो, नाम या कैटेगरी। दूसरा होता है आपका ऑर्डिनल, ऑर्डर। आप किसी भी ऑर्डर को नंबर में बता सकते हो क्या? हाँ। ऑर्डर मतलब कि रैंकिंग देना, कि ये क्या बोलना चाहिए, 1 2 3 4 रैंकिंग दे तो सकते हैं हम, लेकिन एग्री डिसएग्री इसको हम ऑर्डिनरी, इसको हम दे सकते हैं क्या नंबर में? नहीं, ठीक है। नो। देखो, बस आप इतना याद रखो कि क्वालिटेटिव या कैटेगरिकल के अंदर 2 आते हैं आपके, एक नॉमिनल एक ऑर्डिनल, ठीक है। वैसे ही आपका आता है क्वांटिटेटिव के अंतर्गत 2, ठीक है। कौन कौन सा आता है आपका? इंटरवल और रेशियो। कौन कौन सा? इंटरवल है, इंटरवल रेशियो। और रेशो। हाँ देखो, अब आपका क्वांटिटेटिव के अंतर्गत आपका आते हैं 2, ठीक है। 2 कौन कौन से हो गए आपका? एक हो गया इंटरवल, ये कब उपयोग होते हैं? जब हम डेटा को मेजर करते हैं या चर को मेजर करते हैं, ठीक है। मतलब ये आपको डेटा देते हैं, कैसा? न्यूमेरिकल डेटा देते हैं। वो तो आपके टाइप हो गए, समझ में आया? टोटल ये कितने हुए मिला के? 2 उसके 2 इसके, कितने हुए? 4। 4। 4, ठीक है। अब मैं आपको इसको बताती हूँ, देखो पहले इसको पढ़ा देती हूँ, फिर उसको एक टेबल से समझाऊंगी। हाँ देखिए, अब आता है आपका नॉमिनल डेटा, है ना। इसमें क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल इज सेंट्रल टू रिसर्च स्टडीज। मतलब कि अगर हम वेरिएबल को मेजर नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक हम अपनी स्टडी को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो स्टेवंस थे, उन्होंने 4 प्रकार के मेजरमेंट स्केल बनाए कि हम कैसे, जैसे कि ब्लड प्रेशर को हम कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए हमारे पास मेजरमेंट के एक स्केल होता है ना, स्टेथोस्कोप होता है, या हमारे पास सांस के लिए स्टेनोग्राफ होता है, ईईजी होता है। वैसे ही चरों के लिए होते हैं हमारे स्केल। पहले को क्या बोलते हैं हम? नॉमिनल स्केल, या फिर, ठीक है, समझ में आया? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के अंदर 2 होती है कैटेगरी, उनमें पहला जो होता है हमारा कैटेगरिकल में, उसको हम बोलते हैं नॉमिनल स्केल। क्या कहते हैं? नॉमिनल नॉमिनल स्केल। इनको आप नॉमिनल वेरिएबल मत कहना, ये वेरिएबल को नापने वाले स्केल हैं। क्या है? स्केल। वेरिएबल को मापने वाले स्केल हैं, तो इनको क्या बोलोगे आप? नॉमिनल स्केल, ठीक है। आया समझ में? यस। हाँ। ठीक है। नॉमिनल इज ऑल्सो टर्म एट क्लासिफिकेटरी स्केल, ठीक है। इसमें हम चीजों को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि 7 रंग है हमारे, ठीक है, 1 रंग 2 रंग 3 रंग ऐसा, या फिर हम इसको मेल फीमेल यस नो इन सब में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। A variable being measured on nominal scale may have 1 to more subcategory। इसमें क्या 1 2 या 3 कैटेगरी भी हो सकती है। जैसे कि नॉमिनल का एग्जांपल है आपका जेंडर। जेंडर को आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, एक तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। आप इनको गिन सकते हो क्या? अभी यहाँ पर इनको इनकी क्वालिटी के आधार पर आपने बताया फीमेल है, तो फीमेल को बाल है, लंबे बाल है, चेहरा ऐसा ऐसा, तो हम उनको उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया? अलग अलग क्लासिफाई किया, इसलिए इसको क्लासिफिकेटरी वेरिएबल कहते हैं। समझ में आया? नॉमिनल मतलब जहां पर हम किसी भी चीज को उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग करें। आया समझ में? हाँ, आ गया। ठीक है। अब मतलब नेमिंग के अकॉर्डिंग ऑर्डिनल, ऑर्डिनल को हम बोलते हैं रैंकिंग, जहां पर हम चीजों की रैंकिंग देते हैं। इट यूजली रैंक द सब ग्रुप ऑफ सर्टेन सीक्वेंस ऑर्डर। इसमें क्या करते हैं?
एग्जामिनेशन में अगर हम मार्क्स पाते हैं ना, या फिर हम किसी का सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस देखते हैं, तो मार्क्स में क्या होता है, 75 के ऊपर होता है तो A+, 65 के होता है तो B+। हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं चीजों को। जैसे कि यहाँ पे दिया है लोअर, मिडिल, मिडिल, हायर, ठीक है। ये मैंने क्या दिया कि आपका सोशियोइकोनॉमिकल स्टेटस कैसा है, तो आप लोअर क्लास के हो, मिडिल क्लास के हो, हायर क्लास के हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑर्डरिंग दे दी। समझ में आया? उनके बेस पे, किसके बेस पे, उनकी क्वालिटी के बेस पे, कि वो लोग के पास वो ऐसा नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, 2 मंजिल का घर है, सामान्य रूप से खाते पीते, तो मिडिल क्लास लोग होंगे। लोअर क्लास को कैसे देंगे, अरे भाई झुग्गी झोपड़ियों में रहते, खाने के लिए एक टाइम खाना खाते, दूसरे टाइम भूखे रहते, तो कैसे हुए, लोअर क्लास। हायर क्लास लोग कैसे हुए, इतना खाने को है कि खाना वेस्ट करते हैं, एकदम हाई क्लास प्रोफाइल में रहते हैं। तो हमने क्या किया, उनको देख के उनको ऑर्डर में क्या किया, कैटेगराइज कर दिया। तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रैंकिंग। ऑर्डिनल। रैंकिंग और ऑर्डिनल, ठीक है। मैम इसमें एक, रैंकिंग तो ग्रेड में बताया ना हमने। हाँ ग्रेड भी बोल सकते हैं इसको, ग्रेडिंग देते हैं ना अपन, A ग्रेड, B ग्रेड आया, या फिर एक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड या थर्ड, ऐसे पुअर, मिडिल, रिच, है ना। वैसे ही इसका एक एग्जाम्पल है, द एटीट्यूडनल और लिकर्ट स्केल ऑल्सो सेम। तो देखो ये एक स्केल का नाम है, लिकर्ट स्केल। अब जब आप क्वेश्चनर पढ़ोगे ना, तो हमारे पास क्वेश्चनर होते हैं कि आप स्कूल जाना पसंद करोगे, तो एक में लिखा रहेगा हाँ, नहीं, विशेष रूप से हाँ, ऐसे करके 5-6 कैटेगरी होती है, डिसएग्री, एग्री करके। तो उसको हम बोलते हैं लिकर्ट स्केल। तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डरिंग या रैंकिंग ही कर रहे हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, लिकर्ट स्केल, ऑर्डिनल में। ऑर्डिनल। तो ये याद रखना, लिकर्ट स्केल ऑर्डिनल में आता है। फिर आता है इंटरवल स्केल। इंटरवल मतलब आप देख के बताओगे, जहां पर एक स्पेसिफिक इंटरवल या स्पेसिफिक गैप रहता है, ठीक है। इसमें अब एक चीज और याद रखो, ये 4 है ना, तो देखिए पहले वाले में हम केवल नेमिंग देखते हैं, मेल और फीमेल। ऑर्डिनल में हम नेम भी देखते हैं और ऑर्डर भी देखते हैं, मतलब दूसरे वाले में पहले वाले की क्वालिटी भी होगी, तीसरे वाले में तीसरी क्वालिटी तो होगी, लेकिन पहले दूसरे की भी क्वालिटी होगी। समझ में आया? आया समझ में? इसमें एक क्वालिटी है, मैम एक एक बार और बताएंगे इसको। देखिए जैसे मान लीजिए नॉमिनल में हम केवल नेमिंग देख के कैटेगराइज कर दिए, मेल फीमेल, ठीक है। ऑर्डिनल में क्या किया मैंने, उसके ऑर्डर देखा मैंने, ऑर्डर क्या क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या रैंक देखा। तो इसमें नेमिंग भी देख रही हूं मैं, ऑर्डर, मेल फीमेल तो देख ही रही हूँ, लेकिन मेल फीमेल में भी 50 के ऊपर कितने लोग हैं, 30 के ऊपर कितने लोग हैं, ठीक है। समझ में आया? तो मैंने ऑर्डिनल में ऑर्डिनल की भी क्वालिटी ली और नेमिंग की भी क्वालिटी ली, नॉमिनल की भी क्वालिटी ली। समझ में आया इतना? हाँ आगे। थर्ड में मैं आऊंगी तो थर्ड में मैं पहले, दूसरे, तीसरे तीनों की क्वालिटी लूंगी, चौथे में आऊंगी तो चारों की क्वालिटी लूंगी। तो इंटरवल में क्या बताया है, an interval scale has all the characteristics of an ordinal scale। सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इन एडिशन इट यूजेस अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट विथ एन आर्बिट्रेरी स्टार्टिंग एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें कोई रियल जीरो नहीं होता, इंटरवल में चीजें तो होती हैं, बट आपको वो रियल चीज नहीं बताएगी। जैसे मैं आपको बोली 10 से 20 तक में कितना गैप है, बताओ 10 से 20 में कितना गैप है, नंबर 10 से 20 में कितना गैप है, 10। 10, ठीक है। मैंने आपको बोला 30 से 40 में कितना गैप है, 10। 10। 100 में से 100 और 110 में कितना गैप है, 10। 10। 15 और 25 में कितना गैप है, 10। ये सब में गैप 10 का ही है ना, लेकिन एग्जैक्ट चीज नहीं बता रहा है ये, मतलब समझ में, इंटरवल सब में 10 का है, लेकिन ये आपको एग्जैक्ट नहीं बता रहा है कि 10 से खत्म हुआ तो नेक्स्ट 20 से 30 होना चाहिए, 30 से 40 होना चाहिए। इसमें आपका जो स्केल होता है उसमें मानी हुई चीजें रहती कि मैंने ऐसा मान लिया है। इसमें ओरिजिनल जीरो नहीं होता, जैसे कि सेल्सियस केस में 0 डिग्री टू 100 स्केल तक रहता है। तो इसका एग्जाम्पल है इंटरवल का। इंटरवल मतलब एक स्पेसिफिक गैप होना, लेकिन इसमें आर्बिट्रेरी जीरो होता है, मतलब माना हुआ है, ये 0 डिग्री रियल नहीं मैम होता है। समझ में आया?
मैम इसमें फिर हम एज्यूम कर सकते हैं ना कि वी एज्यूम दैट, बट वो एग्जैक्टली हाँ, नहीं वी होता। एज्यूम दैट। हाँ, और होता नहीं। और रेशियो में क्या होता है, हमारे पास रियल जीरो होता है, ठीक है। इसमें रियल जीरो नहीं होता है। सॉरी, मैंने उल्टा आपको एग्जांपल दे दिया है, सॉरी सॉरी। रेशियो में मैंने आपको जो 10-10 का एग्जांपल दिए थे ना, वो चलेगा। आप देखो, बताती हूँ मैं। They are used to gather quantitative information. It combines the properties of nominal, ordinal, इनमें तीनों चीज होती है, ठीक है। इसकी खुद की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसके पास एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे कि इफ वी आस्क रिस्पोंडेंट अबाउट देयर एजेस, the difference between two years would always be same, and zero signifies absence of age or birth. मतलब कि a 20-year-old person is twice the age of 10-year-old one in order to respect the notion of equal distance between adjacent point of the scale. अब देखो, इसका बता रही हूँ मैं आपको। इसमें क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक व्यक्ति 10 साल का है और एक 20 साल का है, तो दोनों में कितने का डिस्टेंस है? 10 years का। 10 ईयर का। वो एकदम कंफर्म है। वैसे मतलब कि वो किससे 2 गुना ज्यादा उम्र का है। वैसे मैं आपको बोलूं 20 और 40 में कितने का डिफरेंस है? 20 20 का। 20 तो इसमें हमारे पास नेमिंग भी होता है, ऑर्डर भी होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है और ट्रू जीरो होता है कि जो चीज जहां से शुरू होगी वहीं पे खत्म होगी। अब देखियो, इसमें एक चीज लिखा है 0 से 9,999, then the second category is 10,000 to 19,919। तो ऐसे करके हम अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। इन सब में सेम डिफरेंस होगा। समझ में आया? मतलब इनके पास एक रियल जीरो है कि डिफरेंस सेम ही होगा। आया मैम, समझ में? राहुल सर इसी हाँ में मिलेंगे क्या? ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, इसी में आएंगे राहुल सर। ठीक है, कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए उनको। आपका आ यहाँ गए पर सर। खत्म है ना? मैं आप इसको बताऊंगी आपको लास्ट में। सर आ गए, सर आपसे बात करेंगे। वन मोर, एक बार और बता दो ना, इसे मुझे नहीं आया। अच्छा, अभी मैं इसको ना आपको एक बार डायग्राम से बताती हूँ, ठीक है। देखो, जैसे मैंने आप लोगों को नॉमिनल ऑर्डिनल बताया है, तो इसका मैं आपको एक डायग्राम बताती हूँ सीधा, फिर मैं आपको डायग्राम वो प्रेजेंट करूंगी। अभी तो मैं बना के दिखाती हूँ। देखो, जैसे कि ये हो गया आपका एक स्केल, ठीक है। हाँ, दिख रहा है ना डायग्राम? हाँ। यस ये हो गया आपका नॉमिनल, ये हो गया ऑर्डिनल, ये हो गया आपका इंटरवल, और ये हो गया आपका रेशियो, ठीक है। अब देखिए, नॉमिनल में हम नेमिंग के अकॉर्डिंग किसी चीज को क्लासिफाई करते हैं। समझ में आया? मेल, फीमेल, या फिर कलर। जैसे कि इतने लोग हैं, इन्होंने जो है यहाँ पर ऐसे, आप जैसे आप गए किसी शादी में, ठीक है। आपने बोला जितने लोग रेड कलर पहने हैं उनको उठा के ले आओ। तो जितने रेड कलर वाले दिखेंगे सबका, वो काउंट नहीं करेगा भैया कितने आए, जितने दिखेंगे सबको उठा के ले आएगा। अब वो बोलेंगे, जैसे आप कभी भी जाते पार्टीज में, तो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज लिसन टू मी, ऐसे बोलते हैं ना। तो जितने लेडीज और जेंटलमैन होंगे सब आ जाएंगे। तो नेमिंग में हम क्या करते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक देख के हम चीजों को करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में क्या आता है आपका, नेम प्लस उसका ऑर्डर, मतलब रैंकिंग, कि इस ग्रेड के लोग हैं। इस, तो जब हम सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस देखते हैं तब हम नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या होता है जनरली, नॉमिनल और ऑर्डिनल में, इसमें नेमिंग बस हुआ, ऑर्डिनल में आपका रैंकिंग ऑर्डर भी होगा। समझ में आया? रैंकिंग और ऑर्डर मतलब ग्रेडिंग भी इसमें होती है। फिर आता है आपका इंटरवल। तो इंटरवल में क्या होगा, हमने इंटरवल देखा सेल्सियस का, तो इसमें नेमिंग भी होगा, रैंकिंग भी होगी, और आपका इंटरवल मतलब स्पेसिफिक गैप भी होगा तीनों में। समझ में आया? जब हम रेशियो की बात करेंगे तो हमारे पास नेमिंग भी होगी, रैंकिंग भी होगी, इंटरवल भी होगा, और एक स्पेशल जीरो जिसको हम रियल जीरो कहते हैं, ठीक है, वो भी होगा, मतलब रेशियो। समझ में आया इतना? आ गया। तो ये Yes, आपके ma'am. मेजरमेंट की स्केल कहलाती है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। So this is your measurement scale, ठीक है। आपको मैंने इतना बता दिया है यहाँ तक।
अच्छा, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ तक मैंने आप लोग को बता दिया है आपका जितना जितना था, ठीक है। अब जहां पर कंफ्यूजन हो आप मुझे पूछ सकते हैं। आज आपका वेरिएबल यहाँ तक हो गया। राहुल सर है, वो आपकी कक्षा कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू मीनाक्षी मैम। आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिएगा। हाँ, प्रेरणा रिकॉर्डिंग ऑफ